नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक देखें। आज आप ये देख रहे होंगे कि बोर्ड में यह सब कुछ भरा पड़ा है। ये क्यों भरा पड़ा है? अभी तक आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज हम लोग कुलदीप सर के द्वारा, किसके द्वारा? हमारे द्वारा नहीं, कुलदीप सर के द्वारा आप उत्तर प्रदेश विशेष को एक डिटेल में चर्चा करेंगे। वो डिटेल से जैसे आप मान लीजिए इसके 4 से 5 वीडियो देख चुके होंगे, फिर आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसी में से सब कुछ आपको मिलने वाला है। क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें एक वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक एक चीज़ के जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन मिला उससे 10 क्वेश्चन संबंधित और मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सर के द्वारा यही चर्चा की जाएगी कि हमें यूपी स्पेशल को कितना अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको उनसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और हमारा एक हमने बना रखा है, एक ग्रुप बनाया हमने, और हमने ये उनको बता रखा है कि आप में से जितने लोग ग्रुप में हैं, आप में से जितने लोग ग्रुप में हैं, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसका सिलेक्शन ना हो। सभी का सिलेक्शन जरूरी है, ठीक है। यदि आप भी हमारे ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मोबाइल नंबर लिखा हो, उस पर व्हाट्सएप पे आप फाइल लिख करके भेजेंगे। मैं अब बुलाना चाहूँगा कुलदीप सर को, जो आपको यूपी स्पेशल डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको भी आज इनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उनको भी एक अगला वीडियो बनाने का एक अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, ताकि वो और कोशिश करें कि और अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आए। ठीक है, आइए हम लोग मिलते हैं कुलदीप सर से। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश जो स्पेशल है, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक ना। डिटेल मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, डिटेल चर्चा करने से क्या होता है, जो आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, ये अगर कहीं से घुमा फिरा के पूछे जाए, तो अगर आपने एकदम डिटेल से पढ़ रखा है तो आपको ये सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। कभी कभार देखते होंगे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया या क्वेश्चन को किस तरीके से लेंदी बना दिया, तो वो कुछ नहीं होता है। बस ये होता है कि हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं प्राप्त की होती है, जिससे हम लोगों को वह प्रश्न नहीं आता है। तो आज से हमारी जो ये क्लास शुरू होगी, ये शुरू होगी, यहाँ पे लिखा भी है, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। इसमें हम लोग यानी कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटी से संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश में राज्य व्यवस्था है, सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये कितने पार्ट तक जाता है ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये सब आपके किनारे लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। तो एकदम डिटेल चर्चा, हर एक की चर्चा करेंगे। आपका क्या काम है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अगर कोई लगता है कि ये सुझाव इसमें एक होना चाहिए, ये चीज़ भी होना चाहिए, तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, ताकि उसको अगले जो क्लास है उसमें इम्प्रूव किया जाए। आपके कमेंट हमेशा स्वागत योग्य ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, आज हम लोग डिटेल से चर्चा शुरू करेंगे। हाँ, ये लगेगा 2-3 क्लासों में थोड़ा सा वो है, लेकिन जब आप ये पढ़ लेंगे पूरी की पूरी, तो आप जो भी बुक रखते होंगे, जब देखिए, जब आपका ये पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, जब उत्तर प्रदेश का जो जियोग्राफी है, जो आपका हिस्ट्री है, जो आपकी इकोनॉमी, ये जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तब आप किसी किताब को पढ़ने बैठेंगे तो आपको किताबें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहली क्लास का, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, जो कि आज पार्ट 1 है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो है ये सभी के पास पहुंच सके। बिल्कुल डिटेल चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल से ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या है, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के अंग, हम लोग इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके से चलती है। आपको ये पता होगा कि संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अगर काका का जोड़ दोगे तो वो 25 भाग हो जाते हैं।
तो उस संविधान के भाग 6 में, ठीक है ना। अब देखिए वो पूरी की पूरी पॉलिटी वो एक अलग हो जाता, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी हम लोग अलग पढ़ेंगे। उसके भाग कहाँ पे, भाग 6 में। कौन से भाग 6 में उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी व्यवस्था दी गई है वह भाग 6 में दी गई है, ठीक है ना। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है। आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ये राज्य संबंधी जो शासन व्यवस्था का अंग है वो भाग कौन से कितने भाग में दिया गया। अब देखिए आप भाग 5 में पढ़ते होंगे तो केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था से संबंधित अंग होता है, लेकिन जब हम लोग भाग 6 में पढ़ते हैं, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की डिटेल क्लास है, तो वो भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक इसके बारे में दिया गया है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, तो ये जो शासन व्यवस्था के अंग है, किसके, शासन व्यवस्था के जो अंग है वो 5 प्रकारों में बांटे गए हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार में हम लोग बांट सकते हैं, 5 प्रकार में। देखिए पहले ही बता दे रहे हैं कि बिल्कुल डिटेल से ही चलेंगे, ठीक है ना। भले ही 1-2 क्लासें ज़्यादा हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन चलेंगे तो डिटेल से ही चलेंगे, ठीक है। एक भी चीज़ आखिरी तक नहीं छूटेगी। जब हमने यहाँ पे राज्यपाल शुरू किया है तो राज्यपाल के बारे में सब कुछ बता लेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं प्रश्न इस समय कहीं से भी पूछ सकता है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, 5 अंग, पहले 5 अंगों को देख लेते हैं। सबसे पहले है राज्य विधायिका, फिर क्या है राज्य कार्यपालिका, फिर क्या है राज्य न्यायपालिका, फिर क्या है राज्य स्वशासन, और फिर क्या है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसके बारे में ये प्रमुख इसके शासन व्यवस्था के 5 अंग हैं। कौन कौन से, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका, राज्य स्वशासन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ये तो इसके अंग है। आप इसको भी ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, जितने यहाँ पे पहुँच जाएगा वो चीज़ें यहाँ पे राज्य व्यवस्था से खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले क्या आता है, राज्य विधायिका। राज्य विधायिका के कितने भाग हैं, तो ध्यान रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले राज्य विधायिका में आता है राज्यपाल। क्या आता है, राज्यपाल आता है। फिर क्या आता है, विधानसभा आती है, विधानसभा। फिर क्या आता है, विधान परिषद, ठीक है ना। राज्यपाल, विधानसभा मतलब हम लोग समझे कि जैसे विधायक जी होते हैं अपने, वो विधानसभा में बैठते हैं, यानी कि जिनको हम लोग कहते हैं MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर होता है एक विधान परिषद, ठीक है। अब आते हैं राज्य कार्यपालिका। इसके अंदर कौन कौन होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, यानी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को सहयोग करने वाले मंत्री, जिनको मंत्री परिषद कहा जाता है। कैबिनेट समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। और कौन होते हैं, और होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, जो अधिकारी होते हैं जो ये सब कार्य करते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, कौन, मुख्यमंत्री, और क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और क्या होता है, राज्य न्यायपालिका। देखिए सारी चीजें राज्यों से ही संबंधित हैं, जिसमें ये क्या लिखा है, उच्च न्यायालय, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हाई कोर्ट में। आपको पता है हर राज्य में क्या होता है, अपना एक हाई कोर्ट होता है। और अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जो जिले के न्यायालय होते हैं, जिले के जो कोर्ट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनके अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। तो राज्य न्यायपालिका में आप समझ गए, हाई कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हर जिले में होता है, आपको ये पता होगा। फिर क्या आता है, राज्य स्वशासन। स्वशासन यानी कि खुद का शासन। इसमें क्या आता है, आपको पता है पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज आप ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होंगे तो आपको ये पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, पंचायती राज में आते हैं। और क्या है, नगरीय स्वशासन, ठीक है। नगरीय स्वशासन यानी कि जो पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, वो सभी के सभी किसमें आते हैं, नगरीय स्वशासन में आते हैं।
तो ये सभी के सभी किस में आते हैं, राज्य स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। और क्या होता है, और होता है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। आपको पता अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हर राज्य में लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है ना। आपको पता उत्तर प्रदेश में कितनी हैं लोकसभा की सीटें, 80 हैं, ठीक है ना। तो हर राज्य का प्रतिनिधित्व दिया गया है, वही यहाँ पे लिखा है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि लोकसभा का प्रतिनिधित्व और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं आपको ये पता होगा, कितनी हैं, 31 सीटें हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार आपने ये समझा कि जो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था है किस अनुसार ये चलती है या किस अनुसार ये संचालित की जाती है, तो उसको हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं और यही 5 भागों को हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इनकी व्यवस्था चलती है। अब उसमें से हम लोग ये पहला टॉपिक लेंगे, ठीक है ना, किसका, राज्य विधायिका का पहला टॉपिक लेंगे, कौन सा, राज्यपाल। वही चीज यहाँ पे लिखी है, क्या, राज्यपाल, जिसको अंग्रेजी में गवर्नर कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र यानी कि जो आयु सीमा होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष के हैं तो आप राज्यपाल बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब चलिए अब राज्यपाल के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन सा अनुच्छेद किस लिए होता है, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में समझेंगे। अगर आप लिखते चलेंगे तो यकीनन आपको याद भी होता चलेगा, ठीक है। संविधान में सबसे पहले राज्यपाल के बारे में समझिए। संविधान में अनुच्छेद 152 से 162 तक, कितने से, 152 से 162 तक। हमने ये पहले ही बताया कि जो चर्चा करेंगे हम लोग 152 से 237 तक करेंगे, तो उसी की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है कि 152 से 162 तक किसके बारे में दिया गया है, राज्यपाल के बारे में दिया गया है। देखिए आपको ये अनुच्छेद याद होने चाहिए, कम से कम ये तो याद ही होने चाहिए, इतने सारे नहीं याद होंगे कि राज्यपाल की चर्चा 152 से 162 के बीच में की गई। कभी कभार क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रश्न राज्यपाल से संबंधित पूछ लिया जाता है तो कहो 152 से 162 के बीच में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया हो, बाकी सब आपके कहो 166, 200, 200 के इधर उधर सब दिए गए हों, तो इससे भी आप प्रश्न सही कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए 152 से 162 के बीच में यानी राज्यपाल की चर्चा की गई है। इसी में क्या दिया गया है, वही बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और क्या होता है, राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है ना, राज्य की कार्यपालिका। अब आपको ये शब्द नया लग रहा होगा, अभी ये शब्द देखिए इसी के सामने लिखा है, ये बता गए कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन्हीं सबका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। इसीलिए आप सारी चीजें ध्यान से समझते हुए चलिएगा। फिर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पद है, कौन सा, राज्यपाल का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा किस देश से लिया गया है, कनाडा देश से लिया गया है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये देखिए पूछे भी जाते हैं ऐसे प्रश्न, इसीलिए आप कह रहे हैं कि नोट करते हुए भी चलिएगा कि संविधान सभा ने यह पद कहाँ से लिया गया है, यह कनाडा देश से लिया गया है। और क्या होता है, देखिए राज्यपाल हमेशा एक दोहरी भूमिका में होता है, ठीक है ना। किस तरीके से दोहरी भूमिका में होता है, आज के बाद आपका राज्यपाल से संबंधित सारे डाउट हैं जो वो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से समझिए। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होते हुए केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व के रूप में भी काम करता है, ठीक है ना, केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी काम करता है। इसीलिए राज्यपाल को किस भूमिका में कहा जाता है, यह दोहरी भूमिका में होता है, ठीक है ना। अब ऐसा होता है कि कहीं कहीं जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ले लें, ठीक है ना, इसका उससे कोई मतलब नहीं, जैसे अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए वो कल को ये कर दें कि हमारी पुलिस है, हमारे अधिकारी है, तो हम एक नया देश घोषित कर दें। इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या करता है, अपना प्रतिनिधित्व बैठा के रखता है कि आखिरकार राज्य सरकार वहाँ की कर क्या रही है। अगर कुछ भी उससे गड़बड़ संबंधित भूमिका होती है तो राज्यपाल तुरंत केंद्र सरकार को सूचित करता है।
आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दोहरी भूमिका में कहा जाता है। किसको, राज्यपाल का, यह राज्य का प्रमुख भी है प्लस केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है, ठीक है। देखिए अब दो चीजें होती हैं कि अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द कहते हैं डी फैक्टो, ठीक है। राज्य का अगर कभी आ जाए ऐसे लिख के कि वास्तविक कौन सा होता है, कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन सा, तो आपको उसका आंसर देना है मुख्यमंत्री। किसको देना है, मुख्यमंत्री, यानी कि सीएम साहब, जो राज्य के वास्तविक प्रमुख होते हैं, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डी फैक्टो। ठीक है, ये शब्द हिंदी में ही लिख के आता है, डी फैक्टो इंग्लिश में नहीं लिख के आएगा, हिंदी में ही लिख के आएगा डी फैक्टो। वो आपको बताना है सीएम। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डी जियोर। ठीक है, दोनों शब्द आप ध्यान रखिएगा। डी फैक्टो पूछा जाए तो सीएम साहब, डी जियोर पूछा जाए तो राज्यपाल। डी फैक्टो मतलब वास्तविक प्रमुख और डी जियोर मतलब संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब चर्चा करते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है 152 से 162 तक, जितने हो पाएंगे उतने, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किसके, अनुच्छेद 152 की। अनुच्छेद 152 में क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है राज्यपाल के पद का वर्णन। राज्यपाल का जो पद है उसका वर्णन कहाँ पे दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, उसका वर्णन दिया गया है 152 में। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 153 में। इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। क्या कहा गया है, राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। हालांकि एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। यानी आप समझिए, देखिए सबसे पहले ये कहा गया अनुच्छेद 153 में कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। अब ये बना दिया गया, इसके बाद क्या कहा गया कि जो एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि यानी कि जैसे अभी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की हैं, तो ये अभी बीच में जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल हटे थे तो कुछ समय के लिए ये मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रही थी। ऐसा कब कहा गया, कब किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। कब, 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये किया गया। तब से ये नियम हो गया कि जो एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है 154 में, देखिए 152 153, अब किसकी बारी है 154। इसमें क्या लिखा है, राज्यपाल की शक्ति व कार्य। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की किस तरीके से न्यायिक शक्ति होती है, किस तरीके से विवेकीय शक्ति होती है, किस प्रकार से कानून बनाने की शक्ति या किसी कानून को रद्द करने की भी शक्ति होती है। इसकी हम लोग चर्चा बिल्कुल करेंगे डिटेल से, और डिटेल की ही एक क्लास चल रही है। तो अनुच्छेद 154 में आप अभी ये समझिए कि राज्यपाल की शक्तियाँ का वर्णन दिया गया है और कार्य के बारे में बताया गया है। किसके लिए कार्य करते हैं, इसकी सहायता के लिए कौन होता है, मंत्रिपरिषद की सहायता, है ना। इसकी सहायता के लिए कौन होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है वो राज्यपाल की सहायता करता है। इसके आगे बढ़ते हैं क्या, अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में क्या लिखा है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति भी महोदय ऐसे नहीं नियुक्त कर देंगे, वो किसकी सलाह लेंगे, केंद्र सरकार की सलाह पर। यानी केंद्र सरकार बैठेंगे और कहेंगे कि इनको राज्यपाल बनाना है। उन्होंने अपनी फाइल राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दी, अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, उन पे साइन कर देंगे और वो राज्यपाल बन जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ये पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति करता है। लेकिन सलाह किसकी होती है, केंद्र सरकार की यह सलाह होती है। अब आते हैं अनुच्छेद 156 में। इसमें क्या लिखा है, इसमें दिया गया है राज्यपाल का कार्यकाल। देखिए काफी ये चीजें होती हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 2 ऑप्शन हो, जैसे 5 वर्ष हो और लिखा हो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है ना, तो आपको उसमें से ऑप्शन लगाना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो राज्यपाल रहेगा। लेकिन वो कार्यकाल कब तक रहेगा,
तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। देखिए सबसे पहले वही लिखा है, आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह राज्यपाल रहेगा, ठीक है ना। फिर राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 5 साल के लिए इसकी नियुक्ति होती है। लेकिन यह इससे पूर्व ही त्याग पत्र भी दे सकता है। जैसे 5 साल के लिए नियुक्ति हो गई तो ये ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए नहीं रहना ही पड़ेगा, 5 साल से पहले भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को भेज सकता है, ताकि कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है। लेकिन नियुक्ति 5 वर्ष के लिए। लेकिन कब तक? आपको अगर ऑप्शन मिले कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपको यही आंसर लगाना है, ठीक है। इसको एक चीज ध्यान रखना, इसकी हटाने की जो विधि है वो संविधान में कहीं नहीं लिखित है। जैसे कि राज्यपाल किसी को हटाया जाए तो किस तरीके से हटाया जाए, तो इसकी जो विधि है ये संविधान में नहीं लिखित है। बस राष्ट्रपति महोदय का फोन आ जाता है कि भैया आपकी छुट्टी हो गई, आप घर जा सकते हैं, तो बस वो तुरंत उठा के अपना बैग चल देता है। ऐसी कोई विधि संविधान में वर्णित नहीं है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2 अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, 157 और 158, दोनों लगभग सेम है, इसीलिए साथ लिख दी गई हैं। 157 में क्या है कि 157 में उसकी योग्यताएं दी गई हैं, 158 में क्या है, राज्यपाल के पद की शर्त दी गई है। यानी कि जो राज्यपाल का पद है वो क्या योग्यताएं होंगी, क्या उसकी शर्त होगी अगर आप राज्यपाल बनना है। सबसे पहले तो वही है कि वो भारत का नागरिक हो। कभी आपसे पूछा जाए क्या जन्म से हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्या वो मतलब बाई बर्थ यहीं पैदा हुआ हो, ऐसा नहीं है। बस भारत का नागरिक हो, यानी भारत की नागरिकता हो, यानी कि उसके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड संबंधित चीज़ें हो। और वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई कि वो अपनी आयु कितनी पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष आयु अपनी पूरी कर चुका हो। अब देखिए इसमें शर्त क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, लाभ का पद ना हो। अब आखिर ये लाभ का पद क्या होता है? बहुत अच्छी चीज़ है कि लाभ का पद आप बिल्कुल छोटे शब्दों से समझिए कि अगर आपको भारत सरकार से कोई सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है ना, अगर आप भारत सरकार से सैलरी प्राप्त कर रहे हैं तो लाभ का पद है, अगर नहीं मिल रही तो लाभ का पद नहीं है। बस इतना ही समझिए। और क्या, राज्यपाल संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। जैसे राज्यपाल बनने लगा, आप कहीं के सांसद हो तो आपको सांसद पद से तुरंत इस्तीफा देना होगा, या आप कहीं के विधायक हो तो आपको विधायक पद से इस्तीफा देना होगा, यानी कि वो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए और क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, राज्यपाल यदि 2 या 2 से अधिक, जैसे राज्यपाल होता है वो अगर उत्तर प्रदेश का भी हो, मध्य प्रदेश का हो। अब जैसे वेतन मैंने बता रखा कि जैसे यहाँ पे ये देखिए पहले, अच्छा इस चीज़ को समझिए कि उसका वेतन कितना होगा, उसका वेतन होगा 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख। आप वेतन संबंधित एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेतन जो होता है वो संसद बढ़ाती है। संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आप ये समझिए कि जो वेतन होता है इसका संसद बढ़ा देगी, लेकिन इनके वेतन को कभी कम नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आज 3.5 लाख के कल 2.5 लाख ले लो, नहीं, 3.5 का 4 हो सकता है, लेकिन 3,50,000 से 1 रुपया कम नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए बहुत दिन बाद इनके वेतन बढ़ते हैं। तो वेतन इनका है 3.5 लाख रुपए। आप ये ध्यान रखिएगा, इस वेतन को कम नहीं किया जा सकता। और एक प्रमुख चीज़ देखिए, वेतन बढ़ाया किसने? संसद ने, यानी केंद्र सरकार ने बढ़ाया, लेकिन वेतन देगा कौन? तो आप ध्यान रखिएगा, वेतन दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से। किसकी निधि से? राज्य की संचित निधि, यानी कि राज्य के पास जो पैसा स्टोर है उससे पैसा दिया जाएगा। इसको राज्यपाल को वेतन दिया जाएगा, जिस राज्य का वह राज्यपाल है, ठीक है। अब बात ये फंसती है, आप दोनों चीज समझ गए ना, वेतन तय कौन करेगा? संसद। वेतन देगी कौन? जिस राज्य का वो राज्यपाल है। अब बात फंसती है यहाँ पे कि अगर जैसे 2 या 2 से अधिक है, जैसे कोई एक राज्यपाल है, वो उत्तर प्रदेश का भी है, वो मध्य प्रदेश का भी हो गए, तो 3.5 लाख 35 दूना 70, यानी कि 7 लाख रुपए वेतन होगा। तो उसका 7 लाख नहीं होगा, कितना होगा ये हम लोगों को नहीं पता है, ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है।
कितना होगा इस पे कभी मत बहस करना कि 7 लाख होगा 6 लाख होगा, वो नहीं पता। बस आप ये समझिएगा कि अगर वो 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा। यदि लेकिन वो एक राज्य का है तो वो 3.5 लाख रुपए होगा। उसका वेतन कौन देगा? राज्य की संचित निधि देगी। बिल्कुल आप समझिए ध्यान से, नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिएगा फिर समझिएगा, ठीक है। चलिए अब आखिरी पढ़ते हैं कौन से अनुच्छेद 159 में। देखिए उससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी जैसे राज्यपाल ने त्याग पत्र अपना दे दिया है, ठीक है ना, तो जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाएगा तब तक वो राज्यपाल बना रहेगा। ये नहीं कि उठाया झोला चल दिया। कोई ना कोई राज्य में राज्यपाल जरूर रहेगा, भले वो किसी दूसरे राज्य का लाया जाए, लेकिन भले 1 दिन रहे 2 दिन रहे, लेकिन राज्यपाल होगा जरूर। ये नहीं कि आज 1 घंटे के लिए भी समझिए राज्यपाल, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। उधर किसी ने इस्तीफा दिया, इधर किसी को नियुक्ति दे दी गई, आप भैया कार्यभार संभालिए, भले कल से संभालिए, लेकिन नियुक्ति आज पकड़िए। यानी किसी राज्य का राज्यपाल होगा ही, ये आप समझिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 159, इसमें क्या है? राज्यपाल की शपथ के बारे में। किसकी? राज्यपाल की शपथ यानी कि ओथ के बारे में, ठीक है ना। शपथ कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि उच्च न्यायालय के जो प्रमुख जज साहब हैं वह राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अगर प्रमुख नहीं है तो जो वरिष्ठ है वह शपथ उनको दिलाएगा। आप ध्यान से रखिएगा कौन सी राज्यपाल की शपथ 159 पे दी गई है। राज्यपाल संविधान के, ध्यान समझिएगा, संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेता है कि मैं इसका संविधान से संरक्षण करूंगा, संविधान से इसका रक्षण करूंगा और राज्य की सुरक्षा भी करूंगा। ये कौन? राज्यपाल संविधान की ऐसी शपथ लेता है। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जो चीफ जज होते हैं, जो मेन जज होते हैं, वो दिलाते हैं। तो ये 159 में है, ठीक है। तो हमारी जो आज की चर्चा है वो पूरी नहीं हो पाई है। 152 से 162 तक ये चर्चा थी, 159 में ही हमको ये खत्म करनी पड़ रही। बाकी जो बचे अनुच्छेद या जिसकी हमने बताई जो चर्चा 154 की जो राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं, इसकी भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का स्पेशल बिल्कुल डिटेल है। आप ये सारी क्लास अगर देखेंगे तो आपको जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं बंद हो जाएंगी। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है, ठीक है ना, आप कमेंट में आप सुझाव दे सकते हैं। एवं आप जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी चल रही है, 1262 की टाइपिंग चल रही है। आपको टाइपिंग से संबंधित या कोई भी फॉर्म से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है, वहाँ से आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एवं एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें आप सैकड़ों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। आप भी उसमें जुड़कर आप भी जो संबंधित छोटी छोटी समस्याएं वो कई लड़कों से प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।